जंग जीतना अलग बात होती है, जंग में अपने किरदार को जी जाना बिल्कुल अलग बात होती है। ईरान के स्पीकर कालीबाफ और विदेश मंत्री आराकची इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। उनके डेलीगेशन का नाम रखा गया है मिनाब 168, उस शहर के नाम पर जिसकी बच्चियों पर बमबारी की गई थी। इस नाम से इस्लामाबाद में विमान को उतार देना ही अमेरिका के हजारों बमों के हमले का करारा जवाब है। विमान की सीटों पर मिनाब के प्राइमरी स्कूल की बच्चियों की तस्वीरें रखी हैं, किसी सीट पर उनके बैग भी रखे हुए हैं। कालीबाफ ने लिखा है कि इस फ्लाइट पर यह मेरे साथी हैं। सिएरा लियोन में ईरान के दूतावास ने यह तस्वीर जारी की है, एक तरह से कह रही है कि कालीबाफ मिनाब की बच्चियों का डेलीगेशन लेकर जा रहे हैं। जिनीवा में ईरान के राजनयिक अपने कोट के लपेल पर बच्चियों के बैग के पिन लगाने लगे हैं। मुमकिन है पाकिस्तान में ईरान का दल भी ऐसे पिन लगाए। जब सामने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस होंगे, तब कोट पर लगे ये पिन अमेरिका को याद दिला रहे होंगे कि उन्होंने जंग के पहले दिन 168 बच्चियों पर बम गिराया है। इस अंदाज में वही आता है जो अपनी सभ्यता को पहचानता है, अपने हौसले पर यकीन रखता है। ईरान इस तरह से बता रहा है कि वह बातचीत करने आया है, मगर उसकी नजर नीची नहीं है, नजर मिलाकर करने आया है। बराबरी से मेज पर बैठेगा और विजेता की तरह बात करेगा। मामूली बातचीत नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए और उधर खबरें चलने लगी कि ईरान बातचीत में शामिल नहीं भी हो सकता है। उसकी शर्त थी कि लेबनान पर हमला रुके। ऐसी खबरें चली कि वांस की टीम पहुंच गई और ईरान का इंतजार किया जा रहा है, मगर जियो टीवी का कहना है कि आज सुबह 11 बजे जेडी वांस का विमान इस्लामाबाद लैंड किया है। पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष आसिम मुनीर जब वांस का स्वागत करने गए तो सूट पैंट में थे, मगर जब ईरान की टीम का स्वागत करने गए तो सेना की वर्दी में। इसका एक मतलब यह हो सकता है ईरान की टीम IRGC की है तो मुनीर सेना की वर्दी में गए, अमेरिका की टीम डिप्लोमेट की है तो मुनीर सूट में गए। मुनीर एक ही एयरपोर्ट पर डबल रोल में हैं। खैर, लेबनान को लेकर बातचीत संकट में दिखाई देने लगी। लेबनान पर हमला रोकने का रास्ता निकाला गया। रिपोर्ट आई कि लेबनान और अमेरिका दोनों ने इसराइल से कहा है कुछ समय के लिए हमला रोक दे। BBC ने रिपोर्ट किया है कि 14 अप्रैल को अमेरिका में लेबनान और इसराइल के अधिकारी मिल सकते हैं ताकि युद्ध विराम को लेकर बातचीत हो सके और घोषणा हो। युद्ध विराम की घोषणा के बाद लेबनान में हमला रोकने से इनकार करने वाले नेतन्याहू अब युद्ध विराम की बातचीत के लिए अपने अधिकारियों को अमेरिका भेजने वाले हैं। लेबनान और इसराइल की बातचीत में ईरान तो नहीं था, मगर ईरान का ही मकसद था, ईरान की ही शर्तें थीं। कभी दीवार गिरती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। नुसरत की यह कव्वाली अभी तुरंत सुनिए, ईरान की मिसाइलों को बाद में देखिएगा। कौन पहले आया कौन बाद में, जाने दीजिए। ईरान आ गया है उन तमाम खतरों को नकारते हुए जो बातचीत में शामिल लोगों के सर पर मंडराते हैं। इसराइल ने कितनी बार बातचीत में शामिल लोगों को मार दिया। अली लारिजानी को मारा जो बातचीत के सूत्रधार हो सकते थे। बाकायदा इसराइल ने हिट लिस्ट जारी की है और कहा था कि आराकची और कालीबाफ को भी मार देंगे। इसके बाद भी दोनों अपने घर से निकले, सड़कों पर घूमते रहे और अपने वतन से बाहर निकल पड़े। इस्लामाबाद के लिए पहुंच भी गए। यह बात पाकिस्तान की गारंटी और ईरान के हौसले के दास्तान के चैप्टर में सबसे पहले लिखी जाएगी। पाकिस्तान की गुजारिश पर आराकची और कालीबाफ के नाम को हिटलिस्ट से हटाना पड़ा। पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा अगर इनकी भी हत्या कर दी गई तो बात करने के लिए कोई नहीं बचेगा। जो अमेरिका ईरान की लीडरशिप को खत्म कर देना चाहता था, उसी ईरान की लीडरशिप के सामने मेज पर बैठा युद्ध रोकने की शर्तों पर कभी आगे होगा कभी पीछे होगा, इसीलिए बात करनी पड़ती है। सितंबर 2025 की बात है। दोहा में जब इसराइल ने हमास की टीम पर हमला किया, तब वह टीम रिहायशी इलाके में अलग से रुकी हुई थी।
उस समय ट्रंप ने अफसोस जाहिर किया और कहा जब तक हम कतर को अलर्ट कर पाते देर हो चुकी थी। नेतन्याहू को माफी मांगनी पड़ी। इस बार पाकिस्तान ने ईरान की टीम और अमेरिका की टीम को एक ही होटल में ठहराया है। पूरे के पूरे सेरेना होटल को सरकार ने बुक कर लिया। बताइए, एक ही होटल में अमेरिका की टीम और ईरान की टीम, क्या यह अनहोनी को होनी कर देने वाला काम नहीं? एक जगह अमर, अकबर एंड एंथनी तीनों को जमा कर देने का काम नहीं जो पाकिस्तान ने किया? एक होटल में दोनों को ठहरा कर पाकिस्तान ने ईरान की टीम के लिए सुरक्षा की गारंटी हासिल कर ली। जहां अमेरिका के राष्ट्रपति का दामाद ठहरा है, उपराष्ट्रपति ठहरे हैं, वहां इस्राइल हमला नहीं करेगा। इस्राइल को ऐसे कोई ट्रोल करता है? पाकिस्तान ने उससे बुलाया भी नहीं। एक होटल में दोनों को ठहरा कर इस्राइल को बेरोजगार कर दिया। वह बातचीत में शामिल लोगों को मार नहीं पाएगा। इसी का एक्सपर्ट बना घूम रहा था और इसी में पाकिस्तान ने इस्राइल के हाथ एंड पांव दोनों बांध दिए। ईरान की टीम में 60 से 70 लोग बताए जा रहे हैं। उन्हें अपने जान की परवाह नहीं, बल्कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वतन परस्ती की राह में जान की कोई कीमत नहीं। 30 साल से जिस देश को प्रतिबंधों के सहारे अलग थलग किया गया, उसे झुकाने की कोशिश की गई, वह देश 30 से 40 दिनों में दुनिया को झुकाकर इस्लामाबाद आया है। 21वीं सदी के अब तक के सबसे दिलचस्प इतिहास को आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। अपने होने के लिए किसी का शुक्रिया अदा कीजिए। सोचिए, अली खामेनेई जिंदा होते और सामने ट्रंप होते तो उस सूरत हाल को बयां करने के लिए धरती पर कभी कम पड़ जाते। ईरान की संसद के स्पीकर बाकर कालीबाफ के साथ विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, IRGC के पूर्व कमांडर और डिफेंस काउंसिल के सचिव अली अकबर अहमदियान, उप विदेश मंत्री मजीद तख्त रवांची, सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दुल नासर हिम्मती इन 60-70 लोगों की टीम में हैं। इनमें अनुभवी डिप्लोमेट, नेगोशिएटर, फाइनेंस और प्रतिबंधों के एक्सपर्ट, सैन्य अधिकारी, लीगल एडवाइजर, कई तरह के पेशेवर दक्षता वाले लोग हैं। बताया जा रहा है कि इस टीम को पाकिस्तान में फैसले के अधिकार के साथ भेजा गया है। उन्हें तेहरान से बार बार अनुमति लेने की जरूरत नहीं। ईरान को अपने लोगों पर इतना कॉन्फिडेंस है। ईरान से रवाना होने से पहले स्पीकर कालीबाफ ने कहा, दोनों पार्टी के बीच जो समझौता हुआ था उसमें से 2 बिंदुओं को अभी भी लागू करना बाकी है। लेबनान में सीज फायर और प्रतिबंधों के तहत फ्रीज किया गया ईरान का पैसा जारी करना है। बातचीत शुरू होने से पहले इन दोनों मामले में कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसे कौन जाता है बातचीत में इतनी ठसक के साथ? बातचीत के पहले अपनी सभी शर्तों को मान लेने की जिद नहीं थी। ईरान का ये हौसला था। वह बता रहा था कि बातचीत के फेल हो जाने पर अमेरिका के हमले की उसे परवाह नहीं है। ईरान की संपत्ति को प्रतिबंधों के तहत फ्रीज किया गया, उसे जारी करना ही पड़ेगा। शायद इसीलिए इस बातचीत में ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दुल नसार हिम्मती भी हैं। इस्राइल ने तेहरान के एक बैंक पर हमला किया था, कहीं उसका भी हिसाब इसमें शामिल ना हो। बाकर कालीबाफ ईरान के स्पीकर हैं, जैसे ओम बिरला भारत की लोकसभा के स्पीकर हैं। ओम बिरला की प्रोफाइल दुनिया के अखबारों में पिछले 7 वर्षों में जितनी नहीं छपी होगी, उससे कई गुना ज्यादा पिछले 2 दिनों में बाकर कालीबाफ की प्रोफाइल छप गई है। इसका कारण है ईरान की स्पीकर का रोल वहां के ढांचे में भारत से अलग है और स्ट्रेटेजिक है। कालीबाफ का किरदार अलग है। इस्राइल ने सोचा होगा अली खामेनेई को मारकर ईरान में लीडरशिप खत्म हो जाएगी, लेकिन यहां स्पीकर ही लीडर के रूप में उभर कर इस्लामाबाद पहुंच गए। कालीबाफ के बारे में कहा जाता है कि कट्टरपंथी हैं मगर व्यवहार कुशल हैं। अपने स्टैंड से समझौता नहीं करते, लेकिन समझौते का रास्ता भी निकाल लेते हैं, रवैया बदल लेते हैं। ईरान की सेना और राजनीतिक तंत्र में इनकी काफी पहुंच मानी जाती है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के भी करीबी बताए जाते हैं। कहा जा रहा है कि मुज्तबा खामेनेई की तरफ से कालीबाफ को इजाजत है कि वह इस बातचीत की शर्तों को अपनी तरफ से स्वीकार कर सकते हैं या नकार भी सकते हैं।
उन्हें तेहरान से बार बार अनुमति लेने की जरूरत नहीं कि इस्राइल कहीं इस बातचीत को सुन ना ले